100 शब्द प्रति मिनट शुरू। हमने पिछले 2 अध्यायों में परिवार, जाति, जनजाति और बाजार जैसी सामाजिक संस्थाओं पर विचार किया। इन संस्थाओं का समुदायों को बनाने तथा समाज को बनाए रखने में इनकी भूमिका के दृष्टिकोण से अध्ययन किया गया है। इस अध्याय में हम इन संस्थाओं के उतने ही महत्वपूर्ण पक्ष जैसे कि समाज के भीतर असमानता एवं बहिष्कार का सर्जन करने एवं उसे कायम रखने में इनकी भूमिका का अध्ययन करेंगे। पेरा भारत में जन्मे और यहीं पले बड़े लोग जानते हैं कि सामाजिक विषमता एक बहिष्कार जीवन की एक वास्तविकता है। हम गलियों में और रेलवे प्लेटफॉर्म पर भिखारियों को देखते हैं। हम छोटे छोटे बच्चों को घरेलू नौकर, भवन निर्माण के काम में कार्य करते हुए, सड़क के किनारे बने ढाबों, चाय की दुकानों में सफाई करने वालों और काम करने वालों के रूप में देखते हैं। हम इन 2 बच्चों को, जो कि नगरीय मध्य वर्ग के घरों में घरेलू नौकर के रूप में काम करते हैं, अपने से बड़े बच्चों को स्कूल बस्ता ढोते हुए देखकर आश्चर्यचकित नहीं होते हैं। यह हमें एक अध्याय के रूप में महसूस ही नहीं होता कि कुछ बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। हम में से कुछ विद्यालयों में बच्चों के साथ जातिगत भेदभाव के बारे में पढ़ते हैं और कुछ इसका सामना करते हैं। इसी प्रकार महिलाओं के खिलाफ हिंसा एवं अल्पसंख्यक समूहों तथा अन्य सक्षम लोगों के बारे में पूर्वाग्रह की खबरें भी हम रोजाना पढ़ते हैं। पेरा सामाजिक असमानता एवं बहिष्कार का यह रोजमर्रापन, इनका इस प्रकार रोजाना घटित होना इन्हें स्वाभाविक बना देता है। हमें लगने लगता है कि यह कदम सामान्य बात है। ये कुदरती चीजें हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। अगर हम असमानता एवं बहिष्कार को कभी कभी अपरिहार्य नहीं भी मानते हैं तो अक्सर उन्हें उचित या न्याय संगत भी मानते हैं। शायद लोग गरीब अथवा वंचित इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें या तो योग्यता नहीं होती या वे अपनी स्थिति को सुधारने के लिए पर्याप्त परिश्रम नहीं करते। ऐसा मानकर हम उन्हें ही उनकी परिस्थितियों के लिए दोषी ठहराते हैं। यदि वे अधिक परिश्रम करते या बुद्धिमान होते तो वहाँ नहीं होते जहाँ वे आज है। पेरा गौर से देखने पर हम यह पाते हैं कि जो लोग समाज के सबसे निम्न स्तर के हैं वहीं सबसे ज्यादा परिश्रम करते हैं। एक दक्षिण अमेरिकी कहावत है, यदि परिश्रम इतनी ही अच्छी चीज होती तो अमीर लोग हमेशा उसे अपने लिए बचा कर रखते। संपूर्ण विश्व में पत्थर तोड़ना, खुदाई करना, भारी वजन उठाना, रिक्शा या ठेला खींचना जैसे कमर तोड़ काम गरीब लोग ही करते हैं। फिर भी वे अपना जीवन शायद ही सुधार पाते हैं। ऐसा कितनी बार होता है कि कोई गरीब मजदूर एक छोटा मोटा ठेकेदार भी बन पाया हो। ऐसा तो केवल फिल्मों में ही होता है कि एक सड़क पर पलने वाला बच्चा उद्योगपति बन सकता है, परंतु फिल्मों में भी अधिकतर यही दिखाया जाता है कि ऐसे नाटकीय उत्थान के लिए गैर कानूनी या अनैतिक तरीका जरूरी है। सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप
आपको सामान्य तौर पर व्याप्त इस सहज बोध पर पुनः विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि एक व्यक्ति के जीवन में सिर्फ कठोर परिश्रम से सुधार संभव है। यह सच है कि कठोर परिश्रम तथा व्यक्तिगत योग्यता महत्वपूर्ण है। यदि बाकी सभी चीजें बराबर हो, तब व्यक्तिगत प्रयास, योग्यता एवं भाग्य ही व्यक्तियों के बीच के अंतर के लिए उत्तरदायी है। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, सभी चीजें एक समान नहीं होती है। यह सामूहिक विभिन्नताएं, सामाजिक असमानता एवं बहिष्कार को स्पष्ट करती है। इस खंड में पूछे गए प्रश्न के तीन प्रमुख उत्तर हो सकते हैं, जो संक्षिप्त रूप से इस प्रकार है। पहला, सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार सामाजिक इसलिए है क्योंकि वे व्यक्ति से नहीं बल्कि समूह से संबंधित है। दूसरे, ये सामाजिक है क्योंकि ये आर्थिक नहीं है, यद्यपि सामाजिक तथा आर्थिक असमानता में सामान्यतः एक मजबूत संबंध होना है। तीसरे, ये व्यवस्थित एवं संरचनात्मक है, अर्थात सामाजिक असमानता का एक निश्चित स्वरूप है। सामाजिकता के इन तीनों अर्थों पर आगे संक्षेप में विश्लेषण किया जाएगा। पेरा, प्रत्येक समाज में कुछ लोगों के पास धन, संपदा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शक्ति जैसे मूल्यवान संसाधन का दूसरों की अपेक्षा ज्यादा बड़ा हिस्सा होता है। यह सामाजिक संसाधन पूंजी के तीन रूपों में विभाजित किए जा सकते हैं: भौतिक संपत्ति एवं आय के रूप में आर्थिक पूंजी, प्रतिष्ठा और शैक्षणिक योग्यताओं के रूप में सांस्कृतिक पूंजी, सामाजिक संगतियों एवं संपर्कों के जाल के रूप में सामाजिक पूंजी के ये तीनों रूप अक्सर आपस में घुले मिले होते हैं तथा एक दूसरे में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक संपन्न परिवार का व्यक्ति अपनी आर्थिक पूंजी के जरिए महंगी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इस तरह वह अपनी आर्थिक पूंजी को सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वरूप दे सकता है। उसी प्रकार एक व्यक्ति अपने प्रभावशाली मित्रों व संबंधियों के जरिए अच्छी सलाह, सिफारिश या जानकारी पा सकता है और इनके द्वारा एक अच्छी आय वाली नौकरी पाकर सामाजिक पूंजी को आर्थिक पूंजी में बदल सकता है। पेरा, सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच की पद्धति ही साधारणतया सामाजिक विषमता कहलाती है। कुछ सामाजिक विषमताएं व्यक्तियों के बीच स्वाभाविक भिन्नता को प्रतिबिंबित करती है। उदाहरण स्वरूप, उनकी योग्यता एवं प्रयास में भिन्नता। कोई व्यक्ति असाधारण बुद्धिमान या प्रतिभावान हो सकता है, या यह भी हो सकता है कि उसने समृद्धि और अच्छी स्थिति पाने के लिए कठोर परिश्रम किया हो। तथापि सामाजिक विषमता व्यक्तियों के बीच सहज या प्राकृतिक भिन्नता की वजह से नहीं है, बल्कि यह उस समाज द्वारा उत्पन्न की जाती है जिसमें वे रहते हैं। वह व्यवस्था जो एक समाज में लोगों का वर्गीकरण करते हुए एक संरचना में उन्हें श्रेणीबद्ध करती है, उसे समाजशास्त्री सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं। यह लोगों की पहचान एवं अनुभव, उनके दूसरों से संबंध तथा साथ ही संसाधनों एवं अवसरों तक उनकी पहुंच को आकार देता है। तीन मुख्य सिद्धांत सामाजिक
स्त्रीकरण की व्याख्या करते हैं। पैरा सामाजिक स्त्रीकरण व्यक्तियों के बीच की भिन्नता का प्रकाय ही नहीं बल्कि समाज की एक विशिष्टता है। सामाजिक स्त्रीकरण समाज में व्यापक रूप से पाई जाने वाली व्यवस्था है जो सामाजिक संसाधनों को लोगों की विभिन्न श्रेणियों में असमान रूप से बांटती है। तकनीकी रूप से सबसे अधिक आदिम समाजों में जैसे शिकारी एवं समाज में बहुत थोड़ा उत्पादन होता था, अतः केवल प्रारंभिक सामाजिक स्त्रीकरण ही मौजूद था। तकनीकी रूप से अधिक उन्नत समाज में जहां लोग अपनी मूलभूत जरूरतों से अधिक उत्पादन करते हैं, सामाजिक संसाधन विभिन्न सामाजिक श्रेणियों में असमान रूप से बंटा होता है, जिसका लोगों की व्यक्तिगत क्षमता से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। सामाजिक स्त्रीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। यह परिवार और सामाजिक संसाधनों के एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में उत्तराधिकार के रूप में घनिष्ठता से जुड़ा है। एक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति प्रदत्त अर्थात अपने आप मिली हुई होती है, अर्थात बच्चे अपने माता पिता की सामाजिक स्थिति को पाते हैं। जाति व्यवस्था के अंदर जन्म ही व्यावसायिक अवसरों को निर्धारित करता है। सामाजिक असमानता का प्रदत्त पक्ष अंतर्विवाह प्रथा से और सुदृढ़ होता है। चूंकि विवाह अपनी जाति के सदस्यों में ही सीमित है, अतः अंतरजातीय विवाह द्वारा जातीय विभाजनों को क्षीण करने की संभावना खत्म हो जाती है। सामाजिक स्त्रीकरण को विश्वास या विचार द्वारा समर्थन मिलता है। सामाजिक स्त्रीकरण की कोई भी व्यवस्था पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चल सकती, जबकि व्यापक तौर पर यह माना न जाता हो कि वह या तो न्याय संगत या अपरिहार्य है। उदाहरण के लिए जाति व्यवस्था को धार्मिक या कर्मकांडीय दृष्टिकोण से शुद्धता एवं अशुद्धता के आधार पर न्यायोचित ठहराया जाता है, जिसमें जन्म और व्यवसाय की बदौलत ब्राह्मणों को सबसे उच्च स्थिति और दलितों को सबसे निम्न स्थिति दी गई है। यद्यपि ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति असमानता की इस व्यवस्था को ठीक मानता है। ज्यादातर वे लोग जिन्हें अधिक सामाजिक विशेषाधिकार प्राप्त है, वही सामाजिक स्त्रीकरण की व्यवस्था जैसे जाति तथा प्रजाति का जोरदार समर्थन करते हैं, जो इस अधिक्रम में सबसे नीचे है और इस वजह से शोषित तथा अपमानित हुए हैं। वहीं इसे सबसे ज्यादा चुनौती दे सकते हैं। पैरा हम अक्सर सामाजिक भेदभाव और बहिष्कार की केवल आर्थिक संसाधनों के विभेदीकरण के रूप में ही चर्चा करते हैं, जबकि यह आंशिक रूप से ही सत्य है। लोग ज्यादातर अपने लिंग, धर्म, भाषा, जाति तथा विकलांगता की वजह से भेदभाव और बहिष्कार का सामना करते हैं। अतः एक अभिजातीय वर्ग की महिला भी सार्वजनिक स्थान पर यौन उत्पीड़न की शिकार हो सकती है। एक धार्मिक या अल्पसंख्यक समूह के मध्य वर्ग के व्यावसायिक व्यक्ति को भी महानगर की एक मध्य वर्गीय कॉलोनी में रहने के लिए घर लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लोग दूसरे सामाजिक समूहों के बारे में ज्यादातर पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होते हैं। हम सब एक समुदाय के सदस्य के रूप में बड़े होते हैं, जिसे
हर अपने समुदाय, जाति, वर्ग या लिंग के बारे में ही नहीं, बल्कि इसके अलावा दूसरों के बारे में भी धारणाएं बनाते हैं। यह धारणाएं पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होती है। स्टॉप।